हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में पढ़ा था और फॉर्मल चार्ट डिस्कस किया था। आज वाली क्लास के अंदर हम हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स है और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। देयर इज वेरियस टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जो वंडर वाल फोर्सेस, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, आयन डायपोल अट्रैक्शन एक्सेट्रा, ये सारे जो हैं वो नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में हैं। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे सिलेबस में है और चैप्टर में मेंशन भी है। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड इज द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, और वैसे ये इंट्रामोलिकुलर भी होता है, पर दोनों डिस्कस करते हैं। पहले हम देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या। तो जब हाइड्रोजन एटम किसी भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से बॉन्डेड है, तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये जो दीज थ्री एलिमेंट्स की मेन प्रॉपर्टी क्या है? ये स्मॉल एलिमेंट है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ अमंग एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट में सबसे छोटे साइज के यही हैं, स्मॉल एलिमेंट्स हैं। सेकंड, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इनके जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा होते हैं। तो जब ये हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो जो ये शेयर्ड पेड बनाते हैं, ये शेयर्ड पेड ये अपनी तरफ खींच लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। जैसे ये हाइड्रोजन एटम है, ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन है। अब ये शेयरिंग हुआ तो अब इस शेयर पेड पर हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का भी कंट्रोल होगा और फ्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन है तो उसका भी कंट्रोल होगा। तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस इतना पावरफुल नहीं होता है। तो ये जो शेयर पेड, एक बार शेयरिंग हो गई, बॉन्ड बना, बॉन्ड बनते ही ये जो शेयर पेड है, ये जो बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर पार्शियली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन के एटम के एटमॉस्फेयर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इससे होता ये है कि इन एलिमेंट्स यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के ऊपर तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाते हैं और हाइड्रोजन एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बन जाते हैं। और इस तरह से जो ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, दिस कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अगर FF की बात करूं तो ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। CN के बीच में बात करूं तो ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। आइडेंटिकल एटम्स के बीच में नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ये वाला जो बॉन्ड पेयर है वो किधर भी शिफ्ट नहीं होगा। लेकिन जब अनआइडेंटिकल नॉन मेटल्स के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड एक पर्टिकुलर एलिमेंट जिसका जेड इफेक्ट ज्यादा है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उस तरफ शिफ्ट हो जाता है। इस वजह से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। इस पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं? दिस पार्शियल पॉजिटिव, और ये जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस है, दीज आर कॉल्ड डायपोल और पोलरिटी। हम इसको क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड डायपोल और पोलरिटी। दीज आर कॉल्ड डायपोल और पोलरिटी। तो और इन कोवेलेंट बॉन्ड्स को हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो यहां पर स्पेशली हम तीन एलिमेंट को डिस्कस करेंगे और वो तीन ही क्यों हम अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे मेरे पास वाटर का सैंपल है, तो वाटर का सैंपल है तो वाटर पे 2 लॉन पेयर 2 सिग्मा है। तो वाटर एक V शेप मॉलिक्यूल है और वाटर के अंदर H2O में 2 OH बॉन्ड है, ये रहा 1 और ये रहा 2। अब ये दोनों के दोनों बॉन्ड, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन तो गेन कर लेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन गेन कर लेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन भी किधर शिफ्ट कर गया? ऑक्सीजन की तरफ। तो हाइड्रोजन पर जो ये पार्शियल पॉजिटिव और ये ऑक्सीजन पे जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसका मैग्नीट्यूड कंसीडरेबल हो जाता है, मतलब इसकी वैल्यू अच्छी रहती है। मैग्नीट्यूड का
मैग्नीट्यूड अच्छा है। तो अब ये क्या हो गया, सारे वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन तो हो गया नेगेटिव पोल और हाइड्रोजन हो गया इसके पॉजिटिव पोल। अब जब ये वाटर, कोई भी वाटर का सैंपल होगा, अगर 1 मोल वाटर सैंपल भी है हमारे पास, 1 मोल वाटर सैंपल भी है, तो 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है। देयर इज ह्यूज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो अब क्या हो जाता है, जो हाइड्रोजन के जो पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस हैं, हाइड्रोजन के जो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, वो इस नेबर वाटर मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट होते हैं इस तरह से। ये देखो जो मैं ब्लू डॉटेड लाइन बना रहा हूं, ये ब्लू डॉटेड लाइन किसको बता रही है, ये ब्लू डॉटेड लाइन ये बता रहा है, ये तो है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, शेयरिंग बॉन्ड जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। ये जो डॉटेड लाइन है, जो ये जो हाइड्रोजन पर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और ऑक्सीजन पे जो ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल का है, ये एक वाटर मॉलिक्यूल, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, ये तीसरा वाटर मॉलिक्यूल। तो इस और इसके बीच में ये जो पार्शियल बॉन्ड है, सॉरी, इस और इसके बीच में जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा, आपको मैं री एक्सप्लेन कर रहा हूं। इन हाइड्रोजन पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये इस नेबर वाटर मॉलिक्यूल, इसका नेबर कौन है, ये रहा, इसका नेबर कौन है, ये रहा, यानी दोनों एक दूसरे के नेबर है। तो ये जो हाइड्रोजन है, ये अपने नेबर वाटर मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन पे जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, उससे इसका एक अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट हो जाता है, यानी ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है। तो ये क्या हुआ, ये एक अलग मॉलिक्यूल है, ये एक अलग मॉलिक्यूल है, ये एक अलग मॉलिक्यूल है, और ये जो ब्लू डॉटेड लाइन है, ये पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है, ठीक है। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो ये जो ब्लू डॉटेड लाइन है, ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बता रही है, अलग अलग वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और मैंने वेरी फर्स्ट क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में स्टार्ट करते ही मैंने बोला था, बॉन्ड क्या है, बॉन्ड इज द अट्रैक्शन फोर्स, बॉन्ड इज द बाइंडिंग फोर्स। दो स्पीशीज आपस में जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, तो उस फोर्स को ही हम बॉन्ड कह रहे हैं। बॉन्ड कोई लाइन नहीं होती, कोई रॉड नहीं होती, कोई फिजिकली एग्जिस्ट करने वाला फैक्टर नहीं है। बेसिकली बॉन्ड फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आयनिक बॉन्ड भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। आयनिक बॉन्ड में Na+Cl- फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इसीलिए हम इसको नेम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। बेसिकली इस हाइड्रोजन बॉन्ड में न तो कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, इनमें न तो कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं और न ही कोई शेयरिंग हो रहा है। बेसिकली एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पोल दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव पोल को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस तरह के फोर्स को हम डायपोल अट्रैक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इसका डायपोल और ये सारे डायपोल अट्रैक्शन, डायपोल का मतलब दो डिफरेंट पोल्स के बीच में अट्रैक्शन, तो ये डायपोल अट्रैक्शन भी है। लेकिन इस डायपोल अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। तो डायपोल अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कब बोलते हैं, जब एलिमेंट ऑक्सीजन हो, फ्लोरीन हो और नाइट्रोजन हो। समझो, इसको मैं एक और एग्जांपल से ले रहा हूं, तो ये समझ में आ गया। ये जो फोर्स है, इसको हम इंटरमोलिकुलर फोर्स कह रहे हैं। ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स है। और ये इंटरमोलिकुलर फोर्स की नेचर क्या है, डायपोल अट्रैक्शन है। अब डायपोल तो हम पढ़ चुके हैं, तो आपको मालूम है डायपोल क्या है। ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये डायपोल बन गया, ये डायपोल है। तो दो डिफरेंट पोल्स के बीच में अट्रैक्शन है, ठीक है। तो ये डायपोल अट्रैक्शन हो गया। इसी डायपोल अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कह रहे हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। इस डायपोल अट्रैक्शन को हाइड्रोजन बॉन्ड कह रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड कब कहेंगे, जब फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन हो। ऐसा क्यों, अभी डिस्कस करते हैं। तो जैसे मैं दो एग्जांपल ले लूं, मेरे पास HCl मॉलिक्यूल है, HCl मॉलिक्यूल है, तो मेरे पास दो HCl मॉलिक्यूल है और इधर से दो HF मॉलिक्यूल है। अब यहां पर क्या हो गया, हाइड्रोजन क्लोरीन, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन क्लोरीन, ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। तो ये तो क्या हो गया, डायपोल हो गया बेटा।
इसी तरह से ये भी डायपोल हो गया, यहां पर भी ये पार्शियल पॉजिटिव, ये भी डायपोल हो गया, ये भी पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये भी डायपोल हो गया। अब यहां पर क्या हो गया, ये पार्शियल पॉजिटिव ये पार्शियल नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, पार्शियल पॉजिटिव ये पार्शियल नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हम इस फोर्स को क्या बोल रहे हैं, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। क्या बोल रहे हैं, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। क्योंकि अगर चार्जेस हैं, पार्शियल चार्जेस हैं, तो वो पार्शियल चार्जेस एक दूसरे को इस तरह से अट्रैक्ट करेंगे, वो सिस्टम इस तरह से सेट हो जाता है कि जैसे ये देखा ना आपने कि नेगेटिव पोल के सामने पॉजिटिव पोल आ जाता है और पॉजिटिव पोल के सामने नेगेटिव पोल आ जाता है, फिर वो अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि अट्रैक्शन वाली स्टेट स्टेबल होती है, तो कोई भी मैटर कोई भी सिस्टम अपने आप को स्पॉन्टेनियसली धीरे धीरे इस तरह से रीसेट होता रहता है, इस तरह से रीअरेंज होता रहता है कि वो अपनी मैक्सिमम स्टेबल स्टेट में आ जाए। बारिश के दिनों में पानी पहाड़ों पे गिरता है, बहुत ऊंचे ऊंचे हिल्स पर पानी होता है, लेकिन वो धीरे धीरे रिश्ता हुआ फ्लो करता हुआ अल्टीमेटली बॉटम में अपने आप सेटल होता है। उसी तरह से मॉलिक्यूल के अंदर भी ये जो मॉलिक्यूल का भी जो सिस्टम होता है, जैसे वाटर भी है, तो वाटर भी इस तरह से अपने आप को अंदर रीसेट करता है कि उसके पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल के सामने आ जाए और नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल के सामने आ जाए, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो वो स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। तो अब हम इस फोर्स को हम क्या बोल रहे हैं, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। पर ये वाला फोर्स यहां पर भी है, तो देखा जाए तो ये वाला फोर्स जो है ये भी तो डायपोल डायपोल अट्रैक्शन है, पर हम इस डायपोल डायपोल अट्रैक्शन को नाम दे रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हम इस डायपोल डायपोल अट्रैक्शन को नाम दे रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि इस डायपोल डायपोल अट्रैक्शन को हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं दे रहे हैं। ये भी अट्रैक्शन है, ये भी अट्रैक्शन है, ये भी डायपोल डायपोल अट्रैक्शन है, ये भी डायपोल डायपोल अट्रैक्शन है, ये भी इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है, यानी दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन है। दोनों ही इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, दोनों ही डायपोल डायपोल अट्रैक्शन है, दोनों में पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव्स के बीच में अट्रैक्शन है। पर फिर हम इसको डायपोल डायपोल अट्रैक्शन कह रहे हैं और इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कह रहे हैं। इसका लॉजिक समझा रहा हूं, है तो ये भी डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, ये भी डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, पर इस डायपोल डायपोल अट्रैक्शन को हम डायपोल डायपोल अट्रैक्शन नहीं बोलकर क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। बेसिकली यहां पर फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, अगर इसकी जगह नाइट्रोजन होता तो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे, इसकी जगह ऑक्सीजन है तो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। लेकिन फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अलावा कोई भी एलिमेंट है, चाहे यहाँ क्लोरीन है, चाहे यहाँ सल्फर है, चाहे यहाँ फास्फोरस है, तो उस केस में हम डायपोल डायपोल अट्रैक्शन बोलेंगे। तो पहले तो मैंने आपके माइंड में ये बात सेट की कि हम हाइड्रोजन बॉन्ड कब बोलेंगे, क्योंकि बात नेक्स्ट पॉइंट में आ रही है। हाइड्रोजन बॉन्ड कब बोलेंगे, इस तरह के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को हाइड्रोजन बॉन्ड कब बोलेंगे, जब हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड हो फ्लोरीन से, जब हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड हो डायरेक्टली ऑक्सीजन से, जब हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड हो नाइट्रोजन से। ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं, ये तीनों एलिमेंट्स की साइज सबसे ज्यादा स्मॉल होती है, मास इनका कम होता है, एटॉमिक मास इनका कम होता है, और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, यानी इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो जब ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो इन पे जो पार्शियल चार्जेस डेवलप होते हैं, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, वो उनका मैग्नीट्यूड अच्छा हो जाता है। उनका ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव लिखा है मैंने, ठीक है, तो इनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। ये पार्शियल बेसिकली हम लिखते हैं जल्दी जल्दी में, पर पार्शियल का एग्जैक्ट साइन ऐसा होता है बेटा, ये एग्जैक्ट साइन ये है, एस टाइप ये, दिस इज, इसका मतलब होता है पार्शियल, ठीक है ना। अब मैं लिखते वक्त इस तरह का हो जाता है, इस तरह का हो जाता है, उसको कंफ्यूज मत करना, एग्जैक्ट साइन ये होता है। हाँ, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होने की वजह से ये बॉन्ड को ज्यादा खींचते हैं, तो ये जो मैग्नीट्यूड होते हैं वो ज्यादा, ये पार्शियल पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ये वाला कम है, इधर पार्शियल नेगेटिव का मैग्नीट्यूड ये वाला ज्यादा है, ये वाला कम है। तो जो डायपोल डायपोल अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन तो है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं है कि वो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल को एक दूसरे के साथ जोड़ सके, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल को एक दूसरे के साथ बाइंड कर सके, इसीलिए इसको बॉन्ड नहीं बोलते हैं। बॉन्ड तब बोला जाएगा, देखो ऑल अट्रैक्शन फोर्सेस आर बॉन्ड, यस नहीं, सॉरी
ऑल बॉन्ड्स आर अट्रैक्शन फोर्स, यस करेक्ट, ऑल बॉन्ड्स आर, वापस सुनना, मेरे से पहले वाली लाइन में मिस्टेक हो गई, ऑल बॉन्ड्स आर अट्रैक्शन, यस, बट ऑल अट्रैक्शंस आर नॉट बॉन्ड, ऑल बॉन्ड्स आर अट्रैक्शन फोर्स, यस, बट ऑल अट्रैक्शंस आर नॉट बॉन्ड। अब क्वेश्चन ये है कि किस तरह के अट्रैक्शन को बॉन्ड कहेंगे। तो दो स्पीशीज के बीच में अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड इतना हो, दो स्पीशीज के बीच में अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड इतना हो कि दोनों एक दूसरे को बांध लें, बाइंड कर दें, एक दूसरे से छूटे नहीं। जैसे मैग्नेट से निडल चिपका दी तो ये बॉन्डेड हो गई। अब अगर मैंने एक बार मैग्नेट के पास निडल ले गया और उसको उस मैग्नेट से चिपका दी, अब मैं उस मैग्नेट को हिलाऊंगा तो भी निडल नहीं उतरेगी, तो ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स हो गया। बाइंड मतलब एक दूसरे को बाइंड कर पा रहे हैं। तो जब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड इतना हो कि दो स्पीशीज एक दूसरे को बाइंड कर जाए तो हम बोलेंगे बॉन्ड है। अगर मान लो दो स्पीशीज हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है लेकिन वो बाइंड नहीं कर पा रहे, एक को खिसका रहा हूं तो दूसरी वही है। जैसे मैंने इसका एक एग्जांपल और देता हूं आपको कि मैं जनरली यही देता हूं एग्जांपल कि जैसे मेरे पास ये पेपर है, आप देखो मेरे पास ये हाथ में पेपर है, ठीक है। अब ये मेरे पास हाथ में पेपर है, ठीक है। अब मैंने ऊपर एक निडल रख दी, ऊपर क्या रख दी, एक निडल रख दी, और नीचे मेरे पास मैग्नेट है। ये मैग्नेट है और इस पेपर के ऊपर निडल है। अब मैं ये एक्सपेरिमेंट आप सब बच्चों ने किया हुआ है, ये निडल पड़ी है, ये हाथ में मैग्नेट है। अब मैं इस मैग्नेट को मूव कराऊंगा तो ये निडल भी है ना मूव करेगी। क्यों? क्योंकि इस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेट और निडल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना है कि दोनों ने एक दूसरे को बाइंड कर लिया है। तो अब ये क्या होगा, मैं जैसे जैसे इस नीचे जो मैग्नेट है, सॉरी नीचे जो मैग्नेट, हाँ ओके, जो नीचे मैग्नेट है उस मैग्नेट को जिस डायरेक्शन में मूव करूंगा तो ऊपर वाली निडल भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। लेकिन अगर मैं क्या करूं, ऊपर एक 1 kg का मास रख दिया, एक हेवी मास रख दिया, एक क्या रख दिया मैंने, ऊपर एक हेवी मास रख दिया, 1 kg का मास रख दिया, और ये मैग्नेट है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो यहां पर भी। लेकिन जैसे ही मैं इस नीचे वाले मैग्नेट को मूव कराऊंगा तो ऊपर 1 kg का मास मूव नहीं करेगा। यानी अब ये इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा नहीं है कि ये एक दूसरे को बाइंड कर सके। तो मैं कहूंगा निडल, जब ऊपर यहां पर निडल रखा हुआ था और मैं यहां मूव कर रहा हूं तो निडल भी उसी तरह से मूव कर रही है, तो मैं कहूंगा निडल और मैग्नेट के बीच में बॉन्ड है। और अगर मैंने ऊपर हेवी वेट रख दिया, 1 kg का मास आयरन वाला रख दिया, और अब मैं यहाँ मूव करा रहा हूं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है लेकिन वो अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड इतना नहीं है कि वो 1 kg का मास जो है, ये जो ऊपर पड़ा है, वो जिधर मैग्नेट मूव कर रही है उधर मूव कर जाए, ठीक है। तो हम बोलेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है लेकिन बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो जस्ट ये एग्जांपल दिया मैंने, कहीं आपको देना नहीं है, ये एग्जांपल मैंने आपको माइंड में कंसेप्ट सेट हो जाए कि सर हम सारे अट्रैक्शंस को बॉन्ड क्यों नहीं कहते हैं। तो सारे अट्रैक्शन को बॉन्ड तभी नहीं, हम सारे अट्रैक्शन को बॉन्ड नहीं कह सकते। हम बॉन्ड तभी कह सकते हैं जब दो स्पीशीज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड इतना हो कि दोनों स्पीशीज एक दूसरे से बाइंड हो जाए, यानी एक को खींचे तो दूसरी उसके पास खींची चली जाए, यानी उसके साथ पैरेलल मूव कर जाए, ठीक है। तो यहाँ जो होता है फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में ये जो डायपोल अट्रैक्शन बनता है उसका मैग्नीट्यूड इतना होता है कि ये मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, ये मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं, ठीक है। यानी अगर मैं इस HF को इधर मूव करा के आऊंगा तो ये, अगर मैं इस देखना समझो इसको, अगर मैं ये भी HF है, ये भी HF है, ठीक है। अब मैं इस HF को इधर मूव कराऊंगा ना, तो जैसे मैं इस HF को खींचूंगा तो ये भी इसके पैरेलल चलेगा, ठीक है। मैं जबकि फोर्स किसको लगा रहा हूं, खींच इसको रहा हूं, खींच इसको रहा हूं तो ऊपर वाला भी चल रहा है। जैसे मैंने ये ले गया तो ये भी इसके साथ आ गया, तो ये बॉन्ड है। लेकिन HCl में क्लोरीन का साइज बड़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्लोरीन का एटॉमिक मास ज्यादा है, क्लोरीन हैवी है। तो अब क्या होगा, मैं जैसे इस HCl को खींचूंगा तो ये आएगा, वो वही रहेगा। फोर्स तो था लेकिन फोर्स इतना नहीं था कि एक दूसरे को बाइंड कर पाए, तो ये आगे। अगर मैं इसको खींचूंगा तो ये यहां पड़ा रह जाएगा, जबकि यहां पर तो मैं अगर इसको भी लूंगा तो ये भी इधर आने लग जाएगा, इसको पीछे करूंगा तो ये भी पीछे आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, बॉन्ड
किस तरह के फोर्स को, किस तरह के अट्रैक्शन फोर्स को बॉन्ड कहा जाएगा जब दोनों स्पीशीज एक दूसरे को बाइंड कर सके। ठीक है, अब मेरे हिसाब से आपका बॉन्ड और अट्रैक्शन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो HCl को हम डायपोल डायपोल अट्रैक्शन इसीलिए बोल रहे हैं, जहां पर भी आ जाए कि इन मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डायपोल डायपोल अट्रैक्शन है, तो समझ लेना कि अट्रैक्शन तो है, लेकिन वो अट्रैक्शन ऐसा नहीं है कि वो सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से बन जाए। किसी भी सारे मॉलिक्यूल अपने इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट भी करेंगे, इंडिपेंडेंट मूव भी करेंगे, फिर भी उनमें अट्रैक्शन है, क्योंकि अट्रैक्शन है लेकिन वो कम है। इतना नहीं है कि वो एक दूसरे को पकड़ पाए, एक दूसरे को प्रॉब्लम क्रिएट करे। ठीक है, लेकिन यहां पर तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड नाम, जहां बॉन्ड आ गया नाम, जहां बॉन्ड आ गया समझ जाओ वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना है कि वो दोनों स्पीशीज एक दूसरे से बंधी हुई है। तो देखो इसी वजह से क्या होता है, HF एक्चुअल में लिक्विड होता है, HCl गैस होती है। बहुत बच्चे बोलते हैं सर HCl लिक्विड होता है, नहीं होता है बेटा HCl लिक्विड, HCl गैस है, HCl गैस है। ये हम लैब में जो HCl सॉल्यूशन पढ़ता है ना, तो HCl एक ऐसी गैस है जो वाटर में रैपिडली डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो गैस को हैंडल करना लैब में मुश्किल है, तो क्या करते हैं इंडस्ट्री में या वाले HCl गैस बना के उसको वाटर में डिसॉल्व करके और उसको बॉटलिंग कर देते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, हम HCl डाल रहे हैं, कभी कभी हम HCl यूज करते हैं, तो बेसिकली वो HCl नहीं है, HCl का वाटर के साथ सॉल्यूशन है वो। ठीक है ना, तो HCl गैस है, HF लिक्विड है। लिक्विड क्यों है, क्योंकि HF मॉलिक्यूल्स के बीच में जो ये डायपोल डायपोल अट्रैक्शन है वो इतना ज्यादा है कि वो एक दूसरे से बाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल क्लोज आ गए और एक दूसरे से बन गए, तो वो लिक्विड फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो पहले तो एक मिनट पहले आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के जो में इस तरह के जो फोर्स होंगे उनको हम हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बोलेंगे, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड इतना है, ये इन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इतना है कि एक दूसरे को बाइंड कर देते हैं। ठीक है, अगर मैं इस वाटर मॉलिक्यूल को खींचूंगा तो इसके साथ जुड़े हुए दूसरे वाटर मॉलिक्यूल भी खींच के आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो कुछ और एग्जांपल दे रहा हूं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनेगा, जब हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड हो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। क्यों, तो दो रीजन लिखोगे। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का साइज स्मॉल है, मतलब मास कम है, निडल वाला एग्जांपल, मास कम है। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ज्यादा खींच के ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव बनाएंगे, ये मैग्नीट्यूड ज्यादा आएंगे तो फोर्स ज्यादा जनरेट होगा और वो बाइंड कर जाएंगे फोर्स। ठीक है, अब क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार टीचर पूछ लेते तो बोलेंगे हमारा मास, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज्यादा है, मान लिया हमने हाइड्रोजन से, पर उस क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 है, यानी क्लोरीन का एटॉमिक मास बहुत ज्यादा है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। इस वजह से बाइंड नहीं हो सकता है। जैसे मैंने नीचे निडल रखी थी, ऊपर 1 kg का मास रखा था, तो फोर्स तो वहां पे भी था ना, लेकिन वो जो ऊपर जो मैंने मास रखा था उसका मास ज्यादा था, तो वो बाइंड नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पर भी क्लोरीन का मास ज्यादा है, तो HCl एक दूसरे को बाइंड नहीं कर पाते हैं। अब बात ये है कि जैसे H2 है, तो H2 और H2S दोनों एक ही तरह के मॉलिक्यूल है। ये वाटर है, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, H2S है तो सल्फर पे 2 लोन पेयर है, तो ये H2S। तो देखा जाए तो ये H2S में, ये जो H2S है इसमें भी इस तरह के पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आएंगे। ठीक है, ये आएगा ना, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, लेकिन सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में तो बहुत कम है। सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज ज्यादा होंगे, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज कम होंगे, या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएंगे या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कम आएंगे। ठीक है, अब यहां पर ये नेगेटिव पोल पे नेगेटिव मैग्नीट्यूड ज्यादा है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इस सल्फर के नेगेटिव पोल पर नेगेटिव मैग्नीट्यूड की वैल्यू कम है क्योंकि सल्फर ज्यादा खींच नहीं पाएगा, तो ज्यादा खींच नहीं पाएगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी कम आएंगे, तो एक तो चार्ज कम हो गए, दूसरा सल्फर का मास ज्यादा हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 और सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, यानी ऑक्सीजन से दुगना भारी है सल्फर। ठीक है, तो अब यहां पर भी ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस तो बन गए, लेकिन ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, तो ये भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, लेकिन ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि एक दूसरे को बांध पाए। ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, तो इन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन तो बोलेंगे। ठीक है,
लेकिन हम इसको नाम हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे इसको हाइड्रोजन बॉन्ड नाम? इसको हाइड्रोजन बॉन्ड हम नेम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ये फोर्स इतने ज्यादा नहीं है कि ये एक दूसरे को बाइंड कर पाए, जोड़ पाए। ठीक है, तो इसीलिए H2O तो एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे, मतलब एक H2O में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम हो जाएगी, क्योंकि फोर्स ज्यादा है तो ये मॉलिक्यूल ज्यादा पास में आ जाएंगे। या फोर्स कम है तो ये फ्री है, इधर उधर उड़ते रहेंगे, कोई रोकने वाला नहीं है, तो ये गैस हो गई फिजिकल स्टेट, ये लिक्विड हो गई। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि H2O इज लिक्विड और H2S गैस, तो आप लिखोगे H2O में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। H2O के अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। H2O में क्या है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? तो H2O मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वाटर मॉलिक्यूल के बीच में वो ज्यादा है, तो वाटर मॉलिक्यूल क्लोज आ जाते हैं, तो इस वजह से उसकी फिजिकल स्टेट लिक्विड हो जाती है। और H2S में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, ठीक है, वो उनका मैग्नीट्यूड ज्यादा नहीं है, तो वो मैग्नीट्यूड ज्यादा ना होने की वजह से H2S मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को बाइंड नहीं कर पाते हैं, तो वो दूर दूर रहते हैं और रेंडमली मूव करने के लिए रेंडमली मूव कर सकते हैं। इस वजह से इनके मॉलिक्यूल दूर दूर रहते हैं और ये गैस फिजिकल स्टेट में आ जाती है। और H2S मॉलिक्यूल के अंदर जो ये वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है उसको डायपोल अट्रैक्शन कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम डायपोल अट्रैक्शन कहेंगे। मैंने टिक लगाया है, यानी इसको डायपोल अट्रैक्शन कह सकते हैं। लेकिन अगर आपने यहां डायपोल अट्रैक्शन वर्ड नहीं यूज करेंगे, यहां डायपोल अट्रैक्शन की जगह कौन सा यूज करेंगे? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एल्कोहल में मिलेगी क्योंकि OH बॉन्ड है, एमीन्स में मिलेगी RNS2 में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग NH3 में मिलेगी। यानी ऐसे सारे मॉलिक्यूल RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड में मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे सारे मॉलिक्यूल जिनमें H एटम डायरेक्ट ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से या फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है, उन सब मॉलिक्यूल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी और उन सब मॉलिक्यूल्स की फिजिकल स्टेट लिक्विड में चली जाएगी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ने की वजह से। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जिनमें भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ गए यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई, तो उनके बॉइलिंग पॉइंट भी जितने हम सोच रहे हैं उससे ज्यादा बढ़ गए। H2O का बॉइलिंग पॉइंट हाई है, H2S का कम है। HF में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से HF का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बॉइल कब चीज होगी? जब वो बॉइल होते समय वो वेपोराइज होगी। वेपोराइज तभी होगी ना जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ब्रेक हो। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बीच में अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग है तो उनको एस्केप होने में दिक्कत आएगी, तो उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए ताकि उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस टूटे। तो जिनमें भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होंगे उनके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे, जिनमें भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होंगे उनकी फिजिकल स्टेट लिक्विड होगी। और अगर बहुत ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं तो वो सॉलिड हो जाते हैं। ठीक है, और गैसेस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सबसे कम होते हैं। तो ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में मैंने डिस्कस किया। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली दो तरह की होती है। ठीक है, इंटरमोलिकुलर और इंट्रा। तो अभी मैंने इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्कस की थी। ठीक है ना, तो ये देखो हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में मैंने लिख रखा है, और ये लिख रखा है, देखो ये डॉट डॉट लगा रखा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, X और Y मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इसको पोस्ट करके आप रीड कर लेना और नोट्स बना सकते हैं। जो एक्सप्लेन किया है वही लिखा हुआ है इसमें। और फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह की होती है, कंडीशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड भी मैंने बता दिया आपको कि हाइड्रोजन शुड बी लिंक्ड टू अ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से होंगे? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। द साइज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मस्ट बी स्मॉल। और तो ये दो कंडीशन हैं, ये इसकी दो कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2। अगर आपको कोई पूछे कि हाइड्रोजन बॉन्ड कंडीशन क्या है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो ये दो लिख दोगे। और ये दोनों जो हैं, ये दोनों जो कंडीशन है वो कौन से एलिमेंट सेटिस्फाई करते हैं? फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, तो इस वजह से ये तीनों एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व रहते हैं।
इसको भी आप एक बार पॉज करके रीड करके नोट्स बना लेना। ठीक है, अब आगे देखो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे मैंने अभी डिस्कस की HF मॉलिक्यूल में, वाटर वाटर मॉलिक्यूल में, यानी मैंने अभी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्कस की थी वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। ठीक है, और अब दूसरी होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है विद इन अ मॉलिक्यूल। मैं क्लियर कर दूं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा डिटेल में आने वाली है, यहाँ खाली मैं एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। जैसे ये देखो, अगर मैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करूं, इंटर तो इंटर में तो क्या होता है कि ये देखो अलग अलग मॉलिक्यूल में है, यानी है तो ये वाटर मॉलिक्यूल ही है, ये वाटर मॉलिक्यूल अलग है, ये वाटर मॉलिक्यूल अलग है। तो इसमें क्या हुआ, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में तो क्या होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में तो सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं, जैसा कि मैं अभी डिस्कस कर चुका हूं। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब यूं समझो कि आप कहीं, जैसे अभी आप क्लास में 30 स्टूडेंट बैठे हुए हो और तुम 30 स्टूडेंट एक दूसरे के हाथ पकड़ लो, तो ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। 30 स्टूडेंट एक दूसरे के हाथ पकड़ लो, ठीक है, सबने एक दूसरे के हाथ पकड़ रखे हैं, ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। और अगर आप 30 के 30 स्टूडेंट हो, मैं बोलूं हाथ पकड़ लो, तो आप सबने अपने नेबर में जो स्टूडेंट खड़ा है उसके हाथ पकड़ लिए, तो आपने इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। मैंने कहा हाथ पकड़ लो और आपने ऐसे हाथ पकड़ लिए, अपने दोनों हाथ इस तरह से पकड़ लिए, तो ये हो गई इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम अगर आसपास के लोगों के हाथ पकड़ेंगे तो ये हो गया इंटर, और हम अपने दोनों हाथ ऐसे पकड़ेंगे तो ये हो गया इंट्रा। तो अब मैं इस वाले की बात कर रहा हूं, इंट्रा मतलब विद इन अ मॉलिक्यूल। तो इसके अंदर क्या है, जैसे ये देखो एक मॉलिक्यूल है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अब ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ऑर्गेनिक में आएगा कि क्या होता है, ऑर्थो पैरा नाइट्रो, ठीक है ना, ऑर्थो पैरा और मेटा, ठीक है ना, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। इस कंपाउंड का नाम है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अभी आप इस मॉलिक्यूल क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्यों है, ये कैसे बना, उस पर मत जाओ, ठीक है। अब इसमें दो ग्रुप है, ये है तो मॉलिक्यूल पूरा एक ही है। अब इसमें ये OH है, OH पे क्या है, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। इधर ये ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्जेस हैं। तो अब क्या हो गया, ये मॉलिक्यूल एक ही है और इसमें ये बॉन्ड बन गया, ये वाला। तो ये इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इट इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हो गया इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन अ मॉलिक्यूल हो, किसी आसपास नेबर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डेड नहीं है, वो आपस में बॉन्डेड है, तो उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें मॉलिक्यूलर एसोसिएशन नहीं बनता है, यानी हर एटम इंडिपेंडेंट ही रहता है, यानी फिजिकल स्टेट में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये गैस है तो गैस ही है। अब जैसे वाटर है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, या वाटर में मैं बोलूंगा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूलर एसोसिएशन है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर मॉलिक्यूल में, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर में मॉलिक्यूलर एसोसिएशन है, यानी सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे आप 30 जने हो, 30 जनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए, तो मैं बोलूंगा सारे स्टूडेंट एसोसिएट हो गए, साथ साथ हो गए, ठीक है। और आप 30 स्टूडेंट और 30 स्टूडेंट ने क्या किया, अपने हाथ यूं पकड़ लिए, तो कोई भी किसी के साथ एसोसिएटेड नहीं है। किसी को भी उठ के खड़े होकर क्लासरूम से बाहर जाना है तो आराम से चला जाएगा, क्योंकि उसको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपने अपने नेबर वालों के साथ आप बॉन्डेड हो, तो पहले तो लेफ्ट वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, फिर राइट वाला, फिर आप फ्री हुए, फिर बाहर निकलोगे। तो यहाँ पर भी इस H2O को अगर एस्केप होना है, वेपोराइज होना है, तो पहले ये 4 हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। ये वाला बॉन्ड जाएगा, ये वाला टूटेगा, ये वाला टूटेगा, ये वाला टूटेगा, ये वाला टूटेगा, तब जाकर वाटर मॉलिक्यूल एस्केप होगा। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गए। इनके जो नॉर्मल होते हैं वही होते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल से बढ़ जाएंगे, इनके जो बॉइलिंग पॉइंट जितने हैं उतने ही रहेंगे, जो हैं वो एक्चुअल वैल्यू रहेगी, लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू से बढ़ गए, क्योंकि ये बंधे हुए हैं। तो ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं, तो इन बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ेगी। तो इसीलिए इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से फिजिकल स्टेट लिक्विड में जा सकती है या जाती है, बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल से बढ़ जाते हैं, या जो फिजिकल स्टेट ओरिजिनल है वही रहती है। अगर गैस है तो गैस ही रहेगी, ठीक है, और लिक्विड है तो लिक्विड ही रहेगी, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट जो नॉर्मल है वो नॉर्मल ही रहने वाले हैं,
ठीक है ना। अगर आप बोलोगे सर लिक्विड है तो लिक्विड ही रहेगी, तो भाई लिक्विड भी है तो लिक्विड में भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अलग अलग रहते हैं, ठीक है। तो अगर इसका मतलब जो ओरिजिनल फिजिकल स्टेट है, मेरे कहने का मतलब वही रहेगा, और बॉइलिंग पॉइंट जो ओरिजिनल वैल्यू है जो हम सोचते हैं वही आएगा। इस केस में मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ गए, ज्यादा क्लोज आ गए, तो फिजिकल स्टेट जैसे H2S गैस है जबकि H2O लिक्विड है, जबकि दोनों एक ही कैटेगरी के मॉलिक्यूल हैं, और H2O तो और ज्यादा हैवी भी है, ठीक है, और सॉरी H2S सल्फर। और तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सारे वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ गए, सारे वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से एसोसिएट हो गए, मतलब इसमें मॉलिक्यूलर एसोसिएशन आ गया, ठीक है। इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गए, पास में आ गए, तो लिक्विड हो गया और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ क्रिएट नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई, इंटरमोलिकुलर और इंट्रा। अब मैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा एग्जांपल है, वही डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है ना। इसको अभी क्योंकि हकीकत में यूं नहीं कि मैं बोल रहा हूं कि वहां डिस्कस करेंगे और बुक के अंदर अभी डिस्कशन है, नहीं, बुक के अंदर भी आप देखोगे लास्ट चैप्टर्स में डिस्कस है, शायद 10th या 11th चैप्टर में ज्यादा डिस्कशन है इसका। एनीवे, अब यहां तक तो हमने ये सारी बॉन्डिंग का कंसेप्ट किया कुछ, तो ये अच्छा एक मिनट, YH2S लिक्विड while H2S गैस, ये करवा दिया मैंने। YHF हायर बॉइलिंग पॉइंट देन HCl, दोनों करा दिए मैंने, कि वही H2O में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें डायपोल डायपोल अट्रैक्शन है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अट्रैक्शन ज्यादा होता है, डायपोल डायपोल का कम होता है, वही रीजन याद देंगे। HF में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, HCl में नहीं है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दो चार, वो मैं करवा देता हूं। ये एनसीईआरटी का 4.38 क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ PCl5, व्हाई आर द, हाँ सेकंड क्वेश्चन ध्यान से सुनो, व्हाई आर द एक्सियल बॉन्ड्स लॉन्गर एज कंपेयर्ड टू इक्विटोरियल बॉन्ड्स। तो देखो PCl5 में PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन निकालना अब आपके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। PCl5 में फास्फोरस पे नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 5, टोटल बॉन्ड 5 डिवाइड बाय 0 लॉन्ग पेयर 5 सिग्मा, हाइब्रिड स्टेट 5 sp3d, हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है इस पे। और अब जो PCl5 का शेप होता है वो होता है ट्राइगोनल बायपिरामिडल। तो मेरा पर्पस ये वाला क्वेश्चन कराना नहीं है, मेरा पर्पस ये वाला है, व्हाई द एक्सियल बॉन्ड्स लॉन्गर एज कंपेयर्ड टू इक्विटोरियल बॉन्ड। तो मैंने कहा था जब हाइब्रिड स्टेट 5 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, तो अब इस केस के अंदर जो शेप होता है वो होता है, इस केस के अंदर जो शेप होता है वो होता है ट्राइगोनल बायपिरामिडल, वो होता है ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ठीक है। ट्राइगोनल बायपिरामिडल। तो ये फास्फोरस, और ये क्लोरीन, 5 क्लोरीन, ये तो हम इन बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड। तो यहां पर जो मैं एक और डायग्राम बना देता हूं, यहां पर ये फास्फोरस, ये बोल रहा है ये वाले, ये देखो, तो इसमें क्या है, एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर, एक्सियल बॉन्ड, ये एक्सियल बॉन्ड, ये है एक्सियल बॉन्ड, ठीक है, ये है एक्सियल बॉन्ड, ठीक है, ये एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं उनको, और ये बोल रहा है लॉन्गर है। और इक्विटोरियल बॉन्ड्स, ये इक्विटोरियल बॉन्ड्स, इन तीनों बॉन्ड्स को हम क्या बोलते हैं, दीज बॉन्ड्स आर कॉल्ड इक्विटोरियल बॉन्ड्स। तो हमारे पास PCl5 में
ये जो दोनों बॉन्ड है इनको एक्सियल बॉन्ड कहते हैं और इन तीनों बॉन्ड को इक्विटोरियल कहते हैं। तो ये एक्सियल बॉन्ड्स ये रहे और ये बोल रहा है ये एक्सियल बॉन्ड्स लॉन्गर हैं एज कंपेयर टू इक्विटोरियल बॉन्ड्स यानी ये वाले। तो अब क्वेश्चन ये, अच्छा ये बॉन्ड एंगल तो क्या हो गया 90 और प्लेन वाले 120, ठीक है। तो हम इन तीनों बॉन्ड्स को इक्विटोरियल बॉन्ड कह रहे हैं, इन दोनों को एक्सियल बॉन्ड कह रहे हैं। तो होता क्या है, ये दोनों एक्सियल बॉन्ड फास्फोरस वाली मीन पोजीशन से थोड़ा ऊपर खिसक जाते हैं। अब क्वेश्चन ये कि क्यों ऊपर खिसकते हैं। बिल्कुल आपका आंसर सही है। आप सोच रहे हो कि सर ये ऊपर क्यों जा रहे हैं, तो ये ऊपर इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि अगर हम इसका शेप देखें तो ये जो तीनों मार्कर हैं इनको तो मैं ले लेता हूं, ये तो हो गया बेटा, ये तो हो गए तीनों इक्विटोरियल बॉन्ड्स, ये जो तीनों हो गए 1 2 3 दीज आर, ये हो गए मेरे तीनों इक्विटोरियल बॉन्ड्स, ठीक है। ये वाले यहां से बोलूं तो ये वाले। अब इसके परपेंडिकुलर ये जो प्लेन है ये हो गया मेरा एक्सियल बॉन्ड। क्या हो गया, एक्सियल बॉन्ड। और इसी तरह से एक ऊपर भी होगा, वो मैं ले नहीं रहा हूं, एक ये बॉन्ड भी ऊपर, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो तीनों इक्विटोरियल बॉन्ड है, तो बॉन्ड भी तो क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, इनके भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। तो ये देखो, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखो, ये जो तीनों इक्विटोरियल बॉन्ड्स हैं, ये तीनों इक्विटोरियल बॉन्ड, ये वाला तीनों इक्विटोरियल बॉन्ड इस एक्सियल बॉन्ड को यानी इस ब्लू वाले पेन को रिपेल करेंगे, यानी मार्कर रिपेल कर रहे हैं। ये मार्कर इधर रिपेल कर रहा है, ये इसको इधर रिपेल कर रहा है, ये इसको इधर। तो रिपल्शन तो सिमेट्रिकल है। देखो रिपल्शन तो क्या रहेगा, सिमेट्रिकल रहेगा। मैं इसको यूं कर दे, अब देखो ये इसको यूं पुश कर रहा है इस तरह से, ये इसको यूं पुश कर रहा है और ये वाला भी इसको यूं कर रहा है। मेरा हाथ नहीं है तो ये, ठीक है, हाथ हटा दूं तो तीनों एक ही प्लेन पे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला इसको यूं रिपेल कर रहा है, ये इसको यूं रिपेल कर रहा है। तो ये रिपल्शन तो बैलेंस है, लेकिन इस रिपल्शन की वजह से, इस तरह के रिपल्शन की वजह से थोड़ा सा ऊपर खिसक जाता है। सेम यहां पर भी देखो, ये इधर यूं रिपेल हो रहा है, ये यूं रिपेल हो रहा है और ये यूं रिपेल हो रहा है। हर बॉन्ड इसको इस तरह से रिपेल कर रहा है, तो ये थोड़ा नीचे खिसक जाता है, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। और ये ऊपर वाला अपनी मेन पोजीशन पे नहीं रहकर थोड़ा ऊपर खिसक जाता है, क्योंकि तीनों इक्विटोरियल बॉन्ड जो है उसको सिमेट्रिकल और हल्का सा परपेंडिकुलर रिपल्शन लग जाता है। तो ये इस तरह से रिपल्शन लगता है बेटा। तो बैलेंस तो रहता है, ये अपनी मेन पोजीशन पे तो रहता है, बॉन्ड एंगल तो चेंज नहीं होता, लेकिन ये थोड़ा ऊपर खिसक जाता है। इसी तरह से ये तीनों के तीनों नीचे वालों को भी रिपेल करेंगे, और तीनों के तीनों जब नीचे वालों को रिपेल करेंगे तो ये भी थोड़े से नीचे हो जाएंगे। तो ये तीनों प्लेन वाले रिपेल करेंगे तो थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे, ये तीनों प्लेन वाले इसको नीचे रिपेल करेंगे। तो इस वजह से क्या होगा, जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स का जो सिमेट्रिकल पर थोड़ा सा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जो रिपल्शन जा रहा है, इससे ये वाला क्लोरीन या ये वाला बॉन्ड थोड़ा ऊपर चला जाता है, तो ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा लॉन्गर हो जाती है। इसी तरह से ये तीनों क्लोरीन इसको इस तरह से नीचे रिपेल कर रहे हैं, जैसा प्रेजेंटेशन में दिखाया, तो ये थोड़ा लॉन्गर हो जाता है। इस वजह से PCl5 के ये जो पांचों बॉन्ड होते हैं वो इक्विवेलेंट नहीं होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। ये दोनों बॉन्ड ज्यादा लॉन्गर हो जाते हैं, एक्सियल बॉन्ड ज्यादा लॉन्गर हो जाते हैं और इक्वेटोरियल बॉन्ड छोटे हो जाते हैं। अब ये बॉन्ड जैसे ही बड़े हो जाते हैं तो बॉन्ड लेंथ बड़े होने की वजह से और इस पर इस तरह रिपल्शन होने की वजह से ये बॉन्ड वीक भी हो जाते हैं, जो इस क्वेश्चन में कहीं नहीं है, पर मैं एडिशनल पॉइंट बता रहा हूं। तो क्या पांचों बॉन्ड लेंथ सेम है? नहीं, इन तीनों की बॉन्ड लेंथ तो सेम है और शॉर्टर है एज कंपेयर टू दिस। और ये दोनों बॉन्ड ज्यादा लॉन्गर है, इनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, और इन दोनों की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कम है, इन दोनों की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कम है। तो जब हम PCl5 को हीट करते हैं बेटा, ठीक है, तो क्या होता है, जैसे हीट करते हैं तो ये दोनों बॉन्ड पहले टूटते हैं, क्योंकि हम जैसे हीट करेंगे तो एनर्जी मिलना चालू होगी। एनर्जी मिलना चालू होगी तो पहले चीजें कौन सी टूटेगी, जो वीक होगी, तो पहले एक्सियल बॉन्ड टूटते हैं। इसीलिए जब हम PCl5 को हीट करना स्टार्ट करते हैं तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर PCl5 PCl3 और Cl2 में ब्रेक हो जाता है। अगर आपको कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि PCl5 को जब हम हीट करते हैं तो PCl3 और PCl5 को जब हम हीट करते हैं तो वो PCl3 और Cl2 में क्यों ब्रेक हो जाता है, तो उसका भी रीजन ये लिखोगे कि ये दोनों बॉन्ड ज्यादा लॉन्गर हैं, ये दोनों बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, क्योंकि तीनों इक्विटोरियल बॉन्ड इसको रिपेल करके ऊपर की तरफ थोड़ा शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो दोनों के आंसर सेम रहेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये वाला क्वेश्चन NCERT 3.8 क्वेश्चन है ये। तो आप देखो इसका आंसर मैंने बिल्कुल परफेक्टली लिख रखा है यहाँ पर,
ठीक है, इक्वेटोरियल बॉन्ड और एक्सियल बॉन्ड, ठीक है। तो ये आप इसको पोस्ट करके रीड कर लेना। एज द एक्सियल बॉन्ड पेयर सफर्ड मोर रिपल्शन फ्रॉम द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स पेयर, एक्सियल बॉन्ड्स आर स्लाइटली लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। वो सब ऊपर अभी एक्सप्लेन किया है मैंने, ठीक है। अब देखो ये भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी 4.37, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लस एंड माइनस साइन शो इन रिप्रेजेंटिंग द ऑर्बिटल्स, ठीक है। देखो हम जब ऑर्बिटल बनाते हैं, ठीक है ना, तो ऑर्बिटल में इस तरह से प्लस माइनस लिखते हैं, ये प्लस माइनस लिखते हैं, कभी माइनस माइनस लिखते हैं, कभी इस तरह से, ठीक है। तो इन प्लस और माइनस का मतलब क्या है, तो मैं आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि बेसिकली प्लस का मतलब क्रस्ट से है, माइनस का मतलब ट्रफ से है। ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल वो होता है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, जहां ऑर्बिटल है वही इलेक्ट्रॉन है, जहां इलेक्ट्रॉन है वही ऑर्बिटल है, ठीक है। तो ऑर्बिटल में साई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम, ठीक है। साई स्क्वायर क्या होता है, साई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, साई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, साई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो साई स्क्वायर जहां मैक्सिमम होता है उस एरिया को, उस जगह को, उस स्पेस को ऑर्बिटल बोलते हैं, और जहां साई स्क्वायर 0 होता है उसको नोड बोलते हैं। क्या मैं इलेक्ट्रिक पे चला गया, इधर देखो। तो अब मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन श्रोडिंगर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, श्रोडिंगर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करता है, ठीक है। तो अब जब तो इलेक्ट्रॉन्स के एम्पलीट्यूड बनते हैं, इलेक्ट्रॉन ये एम्पलीट्यूड हो गया, और इस इलेक्ट्रॉन के एम्पलीट्यूड साई क्या होता है, साई होता है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, और लेकिन श्रोडिंगर ने साई को क्या कहा, वेव फंक्शन। श्रोडिंगर ने, अब ये हो गया हमारे पास वेव फंक्शन एक, यानी एम्पलीट्यूड, ये हो गया दूसरा, ठीक है, और ये हो गया, ये साई हो गए, तो ये साई है, साई मतलब एम्पलीट्यूड और वेव फंक्शन। अब इसके आगे जब हम प्लस लगाते हैं तो ये क्रस्ट को बताता है और ये ट्रफ को बताता है, ये क्रस्ट को बताता है, ये ट्रफ को बताता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव वेव को बताएगा, ये नेगेटिव वेव। पॉजिटिव वेव मतलब क्रस्ट, नेगेटिव वेव मतलब ट्रफ। तो देखो ये लिखा हुआ है, मोलिकुलर ऑर्बिटल आर रिप्रेजेंटेड बाय वेव फंक्शन, अ प्लस साइन इन एन ऑर्बिटल इंडिकेट पॉजिटिव वेव, ये वाली यानी क्रस्ट को बताता है, एंड व्हाइल माइनस साइन ऑर्बिटल रिप्रेजेंट द नेगेटिव वेव फंक्शन, नेगेटिव वेव फंक्शन। तो ये पॉजिटिव वेव फंक्शन और नेगेटिव वेव फंक्शन को बताते हैं। और आप आगे ये भी मेंशन कर सकते हो, पॉजिटिव वेव फंक्शन का मतलब क्रस्ट से होता है, नेगेटिव वेव फंक्शन का मतलब ट्रफ से होता है। ये श्रोडिंगर ने कंसेप्ट दिया था। डिस्क्राइब, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। AlCl, ये बोल रहा है AlCl3 जब क्लोराइड से कंबाइन करता है और AlCl4 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या कोई हाइब्रिडाइजेशन में चेंज आ रहा है, तो देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहां पर एल्यूमिनियम पर हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करते हैं। तो एल्यूमिनियम में नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 3 -3 डिवाइड बाय 2, 0 लोन पेयर, 3 सिग्मा, 3 क्लोरीन है, 3 सिग्मा, 3HS, sp2 ट्रायगोनल प्लेनर, sp2 ट्रायगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल है ये, ठीक है। अब AlCl4 पे तो मैंने क्या कहा, नेगेटिव आ गया, तो यह नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एक बढ़ जाएगा, 4 -4। नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम में 3 माइनस का एक बढ़ गया, 4 और ये टोटल 4 -4, 0 लोन पेयर, 4 सिग्मा, 4HS, sp3 टेट्राहेड्रल। तो मैं इस क्वेश्चन को और एक्सटेंड कर गया, इसका शेप भी बदल गया, ट्रायगोनल प्लेनर से टेट्राहेड्रल, हाइब्रिड स्टेट 3 से 4 हो गई, sp2 से sp3 हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो BF3, ये क्वेश्चन है, इज देयर एनी चेंज इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन एंड नाइट्रोजन एटम एज अ रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन हो रही है, तो बोरोन और नाइट्रोजन पर क्या कोई हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बच्चे गलती करते हैं, मैंने ऐसा देखा है। तो ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ये देखो NS, सबसे पहले हम NS3 की बात करें, BF3 की बात करें, चलो यहाँ ही है। तो BF3 में क्या हो जाएगा, 3 -3 डिवाइड बाय 2, 0 लोन पेयर, ठीक है। तो
अब BF3 के बोरॉन पर 0 लोन पेयर है, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 3 माइनस टोटल बॉन्ड 3 डिवाइड बाय 2, तो अब इसका आ गया 0 लोन पेयर 3 सिग्मा 3HS sp2 ट्रायगोनल प्लेनर। यानी हमारे पास जो BF3 है वो क्या आया है, BF3 ट्रायगोनल प्लेनर आया है, BF3 ट्रायगोनल प्लेनर आया है। अब मैं NH3 की बात करूं तो NH3 में नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5 माइनस 3 डिवाइड बाय 2 1 लोन पेयर। अब 1 लोन पेयर आ गया तो अब इसमें क्या आ जाएगा 1 लोन पेयर, और ये देखो कितने सिग्मा है 3 सिग्मा, ठीक है, ये 3 सिग्मा, इधर भी 3 सिग्मा है, ठीक है ना, इधर भी 3 सिग्मा है तो 3 लिए मैंने, ठीक है। तो ये 3 सिग्मा, तो हाइब्रिड स्टेट मेरे पास कितनी आ गई, इसकी हाइब्रिड स्टेट आ गई 4 sp3, शेप हो गया ट्रायगोनल पिरामिडल, क्योंकि 1 लोन पेयर है, 0 लोन पेयर 4 सिग्मा टेट्राहेड्रल होता है। तो अभी हमारे को ये मालूम पड़ गया कि इस पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और इस पे sp3 है, इस पे sp3 है, ये पार्टीशन कर दिया, ठीक है। ध्यान दो बेटा, तो कुल मिला के ध्यान दो बेटा, अब बोरॉन के पास क्या है, बोरॉन के पास एक वेकेंट p ऑर्बिटल है, क्योंकि बोरॉन पर जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, बोरॉन का ग्राउंड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, बोर्ड पे ध्यान देते रहो। बोरॉन का एक्साइटेड स्टेट में ये हो जाएगा और ये हो गया sp2 हो गया, तो बोरॉन हो गया ट्रायगोनल प्लेनर, ये रहा 0 लोन पेयर 3 सिग्मा sp2, तो ये हो गया ट्रायगोनल प्लेनर, ठीक है, और ये ट्रायगोनल प्लेनर हो गया। और बोरॉन के पास एक वेकेंट p ऑर्बिटल है, क्या है, बोरॉन के पास क्या है, एक वेकेंट p ऑर्बिटल है, और बोरॉन के पास जो वेकेंट p ऑर्बिटल है, तो ये वेकेंट p ऑर्बिटल क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, एक्सेप्टर बन सकता है, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है, क्योंकि एक वेकेंट, और ये एक वेकेंट ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन पेयर आता है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो आपको क्लियर हो गया BF3 के बोरॉन पर एक वेकेंट ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है। अब NH3 नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है, तो होगा क्या, ये नाइट्रोजन, मैंने ये वाला कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड वाला कंसेप्ट आ गया है बेटा, जो मैंने आज से 2 क्लास पहले पढ़ाया था, ये लोन पेयर ऑर्बिटल, दिस इज sp3 लोन पेयर ऑर्बिटल, और इधर से मैं बोरॉन ले रहा हूं BF3, तो BF3 पर क्या है, BF3 पर वेकेंट p ऑर्बिटल है, ठीक है, तो ये तो हो गया sp3 लोन पेयर ऑर्बिटल, sp3 लोन पेयर ऑर्बिटल, और ये हो गया इसका वेकेंट p ऑर्बिटल, ठीक। अब जब दोनों ये कंबाइन करेंगे तो नाइट्रोजन का ये लोन पेयर ऑर्बिटल बोरॉन के वेकेंट p ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, और ये ओवरलैपिंग कोएक्सियल ओवरलैपिंग ही होगी, ठीक है, यानी ये मॉलिक्यूल यूनियन, ये जो ओवरलैपिंग होगी वो इस तरह से होगी, और क्लियर करूं मैं, इसका भी शेप बना देते हैं, ये बोरॉन, ये एक फ्लोरीन, ठीक, ये दूसरा फ्लोरीन और ये तीसरा फ्लोरीन, और इस पर ये डंबल शेप वेकेंट p ऑर्बिटल, ये वेकेंट p ऑर्बिटल, ठीक। अब ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे, तो देखो कि जब ये दोनों आपस में इस तरह से ओवरलैप करेंगे तो ये कोएक्सियल ओवरलैपिंग ही हुई, यानी टाइप सिग्मा बॉन्ड वाली ओवरलैपिंग ही हुई, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो पूरा का पूरा नाइट्रोजन वाला है, बोरॉन का तो खाली ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, बोरॉन का तो वेकेंट p ऑर्बिटल, बोरॉन तो खाली अपना ऑर्बिटल वेकेंट इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो ये बन गया कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, तो इसको मैं इस तरह से लिखूंगा, ध्यान दो, नाइट्रोजन, बोरॉन,
ये इसके तीनों हाइड्रोजन, ये बोरोन के तीनों फ्लोरीन, और इनके बीच में ये एरो इसको बता रहा है, ये कोडी, ये नाइट्रोजन हो गया हमारा डोनर एटम, नाइट्रोजन हो गया हमारा नाइट्रोजन डोनर हो गया, और ये हो गया बोरोन हो गया हमारा एक्सेप्टर। नाइट्रोजन तो ये हो गया और बोरोन एटम हो गया हमारा एक्सेप्टर एटम, और ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। मैंने आपको बताया था कि हाइब्रिड स्टेट में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो अब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, लेकिन अब इसका sp2 से sp3 हो गया। अब इसका क्या हो गया, sp2 से sp3 हो गया। मैं हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल के बता रहा हूं, पहले ये कंसेप्ट क्लियर हो गया क्योंकि मेरे को ये हटाना पड़ेगा। अब ध्यान दो, ये क्लियर है, इसका लोन पेयर इसके साथ ओवरलैप हुआ, इसने अपना इलेक्ट्रॉन पूरा रखा, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के कंसेप्ट पर बेस्ड था। अब ध्यान दो, अब अगर मैं इस पर निकालूं, ठीक है, तो इसको भी एक सिग्मा की तरह ही ट्रीट करना है, तो इस पे मैं हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेता हूं। तो 4 नंबर ऑफ वैलेंसी, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, लोन पेयर तो उधर चला गया, तो अब क्या हो जाएगा, 0 लोन पेयर 4 सिग्मा। हाँ, अब 4 सिग्मा में क्या हो गया, इसको मैं सिग्मा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बोल रहा हूं, ये सिग्मा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये तो हो गया हमारे पास 4HSsp3। आप कंफ्यूज मत करो, एक सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और जब मैंने क्या कहा, हाइब्रिड स्टेट में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी पार्टिसिपेट करता है, तो इसमें क्या हो गया, 0 लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर तो चला गया कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में, तो 0 लोन पेयर 1 2 3 और एक कोऑर्डिनेट सिग्मा बॉन्ड, तो इसीलिए 4 सिग्मा लिखे। लेकिन ये 4 सिग्मा में, इन 4 सिग्मा में 3 तो नॉर्मल सिग्मा है और 1 सिग्मा कोऑर्डिनेट सिग्मा है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट सिग्मा है, ठीक है। तो इसको कंफ्यूज मत करना, आप जब हाइब्रिड स्टेट निकालो तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को भी सिग्मा मान लो। अब यहां पर भी क्या हो जाएगा, 1 2 बोरॉन पे लोन पेयर तो है ही नहीं, अब यहां पर भी क्या हो जाएगा, 0 लोन पेयर 4 सिग्मा, ठीक है। ये वाला वापस वही आ गया, इसमें इनमें भी 4 में से एक 3 सिग्मा है, यानी ये वाली सिचुएशन इसके लिए भी है तो इसके लिए भी है, इसके पास भी एक कोऑर्डिनेट और 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो ये क्या हो गया, 4HS हो गया, sp3 हो गया, दोनों टेट्राहेड्रल सेंटर बन गए। तो हम क्या लिखेंगे, NH3 के नाइट्रोजन पर तो हाइब्रिड स्टेट चेंज नहीं हुई, पहले भी हाइब्रिड स्टेट 4sp3 थी, बाद में भी हाइब्रिड स्टेट 4sp3 थी, लेकिन बोरोन पर पहले हाइब्रिड स्टेट 3sp2 है, लेकिन ये बॉन्डिंग होने के बाद, ये रिएक्शन होने के बाद, ठीक है, इस बोरोन पर हाइब्रिड स्टेट 3 से 4 हो गई, sp2 से sp3 हो गया। हाँ, शेप भी चेंज हुए, शेप दोनों के ही चेंज हुए। अब ये पहले यहाँ पर ये ट्राइगोनल पिरामिडल का सेंटर था और ये ट्राइगोनल प्लेनर का सेंटर था, ये ट्राइगोनल पिरामिडल का सेंटर था और ये ट्राइगोनल प्लेनर का सेंटर था। लेकिन अब ये टेट्राहेड्रल का सेंटर है क्योंकि sp3 है, ये भी टेट्राहेड्रल का सेंटर है, दोनों की शेप दोनों की चेंज हो गई। सेंटर अगर इस सेंटर की टेट्राहेड्रल सेंटर बन गया और ये भी टेट्राहेड्रल सेंटर बन गया, दो अलग अलग टेट्राहेड्रल सेंटर बन गए। तो मैंने इसको काफी डिटेल में ले लिया बेटा, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन करते हैं जो लास्ट है, बस 2 मिनट का आंसर है ये, तो क्वेश्चन रीड कर लो जब तक। क्वेश्चन ये है कि कंसीडर एक्स एक्सिस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। ये ध्यान रखो, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का मतलब वहां पर कोएक्सियल ओवरलैपिंग होगी। अगर ये लिखा होता कंसीडर जेड एक्सिस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो जेड एक्सिस पर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का मतलब वेयर कोएक्सियल ओवरलैपिंग। सबसे पहले आपको मैंने ये कंसेप्ट क्लियर किया कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का मतलब क्या होता है, वेयर कोएक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है। तो इसका मतलब अगर, ठीक है, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का मतलब होता है जहां पर कोएक्सियल ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। जनरली मैं क्लियर करूं, इस क्वेश्चन में ये मेंशन कर दिया एक्स एक्सिस,
बाकी पूरी बुक में और जनरली हमने एनसीईआरटी के अंदर और जितना भी मेरी पूरी क्लासेस चली है अभी तक केमिकल बॉन्डिंग की, मैंने जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एक्स एक्सिस इंटरन्यूक्लियर माना हुआ है, तो एक्स एक्सिस पर हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म सिग्मा बॉन्ड एंड वाई। तो देखो 1s एंड 1s, मैंने क्या कहा 1s और 1s, ठीक है, 1s और 1s हमेशा 2s ऑर्बिटल, ये तो स्फीयर है, सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, यानी इससे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। इससे कौन सा बॉन्ड बनेगा? जब भी s ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। मैंने बार बार कहा है जब भी 2 s ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे सिग्मा, s ऑर्बिटल किसी से भी ओवरलैप करेगा, चाहे हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप करे चाहे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप करे। s ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करे, किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप करे, किसी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप करे, हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। क्यों? क्योंकि s ऑर्बिटल सिमेट्रिकली स्फीयर है, ये आंसर लिखेंगे। तो इसका मतलब फर्स्ट वाला भी सिग्मा, सेकंड वाला भी सिग्मा, सिग्मा इसमें भी s ऑर्बिटल px से ओवरलैप कर रहा है। py यानी py का मतलब ये हो गया, ये वाला ओवरलैपिंग, ये और ये वाली ओवरलैपिंग देखो, ये वाली। अब ये यहां पर ये हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो ये हो गया, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये है एक्स एक्सिस, ये ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये दोनों न्यूक्लियस है और ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गया मेरा, ठीक है। ये लिख दिया मैंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये देखो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ठीक है। और ये मेरा पी वाई, ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो मैं इसको पी वाई कहूंगा, इसको भी पी वाई कहूंगा। अब जब ये ओवरलैप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ओवरलैपिंग कैसी होगी, ये ओवरलैपिंग इस तरह से कोलेटरल ओवरलैपिंग होगी, और ये कोलेटरल ओवरलैपिंग होगी तो ये कौन सी ओवरलैपिंग हो गई, कोलेटरल ओवरलैपिंग। कौन सी ओवरलैपिंग हो गई, कोलेटरल ओवरलैपिंग हो गई। और कोलेटरल ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो इससे पाई बॉन्ड बनेगा, इससे क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। और 1s और 2s वैसे ओवरलैपिंग का एक्सटेंड बहुत कम होगा, लेकिन अगर बॉन्ड बनता है 1s और 2s तो दोनों SS है, सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। लेकिन फिर भी क्लियर कर दूं, 1s और 2s के देखो सेम क्वांटम नंबर पे जो बॉन्डिंग होती है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। 1s का 1s के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, 2s के साथ 2s का 2s के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, लेकिन 1s का 2s के साथ थोड़ा वीक बॉन्ड बनेगा, क्योंकि 1s छोटा है और 2s बड़ा है, तो प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं होती है। जैसे 2py का ओवरलैपिंग 2py से होगा, लेकिन 2py का ओवरलैपिंग 3py से तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एनर्जी डिफरेंस आ जाता है। तो सेम क्वांटम नंबर पर ओवरलैपिंग ज्यादा इफेक्टिव होती है, यानी 1s वाली ज्यादा इफेक्टिव है, 2py वाली ज्यादा इफेक्टिव है, 3py और 3py वाली ज्यादा इफेक्टिव है, 2pz और 2pz वाली ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन 2pz और 3pz के बीच में कम इफेक्टिव है। क्वांटम नंबर चेंज होता है तो ओवरलैपिंग का एक्सटेंड कम होता जाता है, ठीक है। क्वांटम नंबर प्रिंसिपल जैसे 1, ये n की वैल्यू है ना, या n की वैल्यू 1 है, या n की वैल्यू 1 है, या n की वैल्यू 1 है, या n की वैल्यू 2 है। तो हम और भी बाद में क्वेश्चंस का केमिकल बॉन्डिंग की एक क्लास और मैं बाद में लेता हूं, जिसमें हम कुछ ट्रिकी क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बाकी चैप्टर के सारे जो टॉपिक हमारे सिलेबस में थे वो ऑलमोस्ट कंप्लीट करा चुका हूं। फिर बोल रहा हूं पी पाई बैक बॉन्डिंग, बनाना बॉन्डिंग, या इस तरह से कुछ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग, ये हमारे आगे चैप्टर्स में डिटेल में आने वाली है, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके।